हेलो, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। पढ़ाई हो रही है? बहुत बढ़िया। तो हमने पिछली क्लास में पुर्तगीज को देखा था, उनकी स्थापना को देखा था और विकास क्रम को देखा था कि कैसे कैसे वो स्थापित हुए, क्या क्या उनके उद्देश्य थे। और उसी में हमारी क्लास में हमने जब एंड किया था तो आपको कार्ड सिस्टम हम बता रहे थे। तो कार्ड आर्मेडा, काफिला, व्यवस्था। किसकी व्यवस्था थी ये बेसिकली? ये व्यवस्था थी आपका पुर्तगालियों की। तो पुर्तगालियों की एक व्यवस्था थी जिसको कहा गया कार्ड्स आर्मेडा, ठीक है, और काफिला सिस्टम। तो इसी को हम देखेंगे कि क्या थी ये व्यवस्था, क्या था इसका उद्देश्य। तो इसी संदर्भ में आपको देखेंगे आज हम। सबसे पहले ये देखेंगे कि इस व्यवस्था को लाया कौन। तो पुर्तगीज के जो फोर्थ वायसराय थे, कौन से वायसराय थे? फोर्थ। कौन थे? जाओ डी कास्ट्रा। जाओ डी कास्ट्रा के द्वारा इस व्यवस्था को इंट्रोड्यूस किया गया था, कार्ड्स आर्मेडा काफिला व्यवस्था को। ठीक है, तो सबसे पहले पता चला आपको कि व्यवस्था लाया कौन। अब दूसरा, ये होती क्या थी और क्यों आई थी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये क्या थी, मतलब कार्ड्स आर्मेडा काफिला सिस्टम। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? आर्मेडा सिस्टम। आर्मेडा व्यवस्था। आर्मेडा क्या था? तो इसको हम कहेंगे, आर्मेडा को, ये था फ्लीट फ्लीट ऑफ शिप्स। फ्लीट ऑफ शिप्स था। फ्लीट ऑफ शिप्स मतलब जहाजों का बेड़ा। आर्मेडा को समझिए आसान भाषा में कि ये जहाजों का बेड़ा था, जिसके आपका फंडेड, जिसको फंडेड किया जाता था पुर्तगाल के राजतंत्र द्वारा। फंडेड बाई किंग और क्वीन ऑफ पुर्तगीज। किंग ऑफ पोर्तुगल। तो क्लियर हुआ आपका कि आर्मेडा एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें जहाजों के बेड़े होते थे और जिसको फंडेड किया जाता था, वित्त पोषित किया जाता था आपका पुर्तगाल के राजतंत्र द्वारा, यानी कि किंग और क्वीन के द्वारा। ठीक है, अब बेसिकली ये होते क्या थे आर्मेडा? अभी तो हमने कहा कि फ्लीट ऑफ शिप्स था, जहाजों का बेड़ा। तो कितने होते थे बेड़े? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो जो आर्मेडा थे, सबसे पहले हम देखेंगे कि 1500 से जो 1500 से 1510 तक, और फिर हम आपका बाद में देखेंगे 10 से 25 तक। तो 1500 से 1510 तक इनकी संख्या जो है आपका वो 15 थी। आर्मेडा जो थे आपका 15 आर्मेडा थे।
15 थे, बट 10 से 25 में 1510 से 25 के दौरान इनकी संख्या 10 रह गई। क्यों ऐसा हुआ? बेसिकली ये जो आर्मेडा होते थे, ये सैन्य आवश्यकता के अनुसार घटते या बढ़ते रहते थे। आरंभिक समय में जब पुर्तगीज को यहां एस्टेब्लिश होना था, तो नेचुरल सी बात है कि भाई ज्यादा जहाजों के बेड़े चाहिए, उसमें ज्यादा सैनिक चाहिए। परंतु जैसे जैसे समुद्र में वो एस्टेब्लिश हो गए, तो वो संख्या कम होती चली गई, ऑटोमेटिक वो संख्या कम हो गई। अब ये जो आर्मेडा थे, ये कितने पॉइंटों पे अपॉइंट किए गए आपका भारत के संदर्भ में? तो ये 3 जगह पर अपॉइंटमेंट किए गए। तो 3 आर्मेडा अपॉइंटमेंट किए गए। कहां कहां अपॉइंटमेंट किए गए वो जरा हम देख लेते हैं। तो उस अपॉइंटमेंट में देखेंगे आप 3 जगह अपॉइंटमेंट किए गए, मतलब तो 3 जगह जब आपका अपॉइंट किए गए, तो सबसे पहले आपको देखेंगे कि अगर हम मैप देखें वर्ल्ड का, तो 3 आर्मेडा आपका अपॉइंटमेंट किए गए। सबसे पहला जो आर्मेडा था, आप इसको इस तरह से देखिएगा, पहला जो आर्मेडा था ये गोवा के इस भाग से आपका श्रीलंका तक अपॉइंट किया गया कि ये जो आर्मेडा था समुद्र में सारी गतिविधियों को यहां ध्यान से देखेगा, उनका निरीक्षण करेगा, और कोई भी अनयूजुअल गतिविधि हो रही है तो उसको वो कंट्रोल करेगा। मतलब जो पुर्तगालियों ने शर्तें रखी थी ट्रेड की कि कोई भी पुर्तगीज के अलावा दूसरा कोई भी ट्रेडर होगा वो किन किन चीज़ों का व्यापार कर सकता था, अगर उसके अलावा कोई व्यापार कर रहा है, जैसे काली मिर्च का कोई व्यापार कर रहा है, अस्त्र शस्त्र का कोई व्यापार कर रहा है, बहुमूल्य धातुओं का कोई व्यापार कर रहा है, महंगी दवाओं का कोई व्यापार कर रहा है, तो उस व्यापार को वो लूट लेते थे। दूसरा ये भी देखते थे कि उन लोगों ने कार्ड्स को लिया है नहीं लिया है, कार्ड्स लिया या नहीं लिया है। कार्ड्स मीन्स एक लाइसेंस, वो लाइसेंस लिया कि नहीं लिया पुर्तगीज से। क्यों लेंगे वो लाइसेंस? क्योंकि समुद्र में उनकी मोनोपोली है, तो वो लिया कि नहीं लिया है। दूसरा क्या करता था, ये तो हुआ पहला। दूसरा जो था आपका, ये सिंध का भाग है, गुजरात के साथ सिंध है, ये दीव का भाग है। तो आपका गोवा के उत्तर में, गोवा के उत्तर से सिंध, दीव और सिंध, इस भाग का निरीक्षण करते थे, उसके ऊपर विजिलेंस रखते थे बेसिकली। तो एक दूसरा पॉइंट हुआ ये। और तीसरा जो पॉइंट था, जो गल्फ कंट्रीज के नीचे का भाग है, जैसे होर्मुज जलसंधि वगैरह, होर्मुज की खाड़ी वगैरह, तो ये इस भाग में बेसिकली तीसरा जो आर्मेडा होता था वो इधर, यानी कि अगर हम इधर से आएंगे तो इस पॉइंट पर ये तीसरा होता था, जो गल्फ एरिया था, गल्फ कंट्रीज से जो थे आपका, उसके नीचे का जो भाग था, बेसिकली लाल सागर से आपका इधर तक का भाग जो था आपका, सिंध तक का जो भाग था, तो वहां पर आपका वो तीसरा बेड़ा लगा हुआ था। तो ये 3 आर्मेडा थे। अब 3 आर्मेडा में जो शिप्स होते थे वो अलग अलग संख्या में होते थे।
मैंने अभी बताया आपको आरंभिक समय में ज्यादा थे, क्योंकि उनको वहां मोनोपोली स्थापित करनी थी, और बाद के समय में वो धीरे धीरे उनकी संख्या कम होती चली गई। जब एक बार आपने मोनोपोली कर ली तो मेन मेन ट्रेडिंग पॉइंट पर आप एस्टेब्लिश कर दीजिए उनको, वहां से आपका जो सी रूट होगा उस पर आप एस्टेब्लिश कर दीजिए, जैसे लाल सागर, हॉर्मुज जल संधि, या फिर यहाँ पर गोवा के पास, या फिर आपका सिलोन के पास, कैप कैमोरिन तक का भाग आपका ये कहेंगे। तो इसको हम क्या कहेंगे कि कैप कैमोरिन तक का भाग, मतलब तो ये जो भाग था बेसिकली यहाँ तक केप कैमोरिन। तो केप कैमोरिन मतलब ये जो भूमि का टुकड़ा समुद्र के अंदर धंसा हुआ लग रहा है आपका नुकीला नुकीला भाग, तो ये जो नुकीला नुकीला भाग था इसको केप कहते हैं। तो ये कैमोरिन है आपका जगह कन्याकुमारी के पास, तो केप कैमोरिन तक था बिल्कुल, यानी कि श्रीलंका तक कवर करता था। तो ये 3 पॉइंट आपके हुए जहां आपका आर्मेडा क्या कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, वॉच कर रहे हैं गतिविधियों को। अब दूसरा हम देखेंगे कि कार्ड्स क्या होता है बेसिकली, फिर आर्मेडा और कार्ड्स का क्या रिलेशन है। तो आप देखेंगे अगर हम कार्ड सिस्टम को देखें, कार्ड्स सिस्टम बेसिकली कार्ड्स जो वर्ड है किरतास से निकला है, किरतास, और दूसरा है कार्टास। किरतास ये बेसिकली अरेबिक वर्ड है, और कार्टास जो वर्ड है ये बेसिकली आपका पुर्तगीज वर्ड है। तो पुर्तगाली जो भाषा है पुर्तगीज उसका वर्ड है। किरतास का मतलब क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है, और कार्तास का मतलब होता है लेटर्स, पत्थर, यानी कि एक प्रकार का पत्थर आपको दे दिया। किरतास मीन्स एक आपका डॉक्यूमेंट, पत्थर भी थोड़ा थोड़ा उससे मिलता जुलता है। तो एक डॉक्यूमेंट या एक पत्र आपको दे दिया, क्यों दे दिया, कि आपको सेफ नेविगेशन के लिए। कहां होगी नेविगेशन, बेसिकली वर्ड से लग रहा है कि नेविगेशन मीन समुद्र। तो समुद्र में सेफ नेविगेशन कंडक्ट करने के लिए आपको एक डॉक्यूमेंट, या यूं कह लीजिए एक प्रकार का सॉर्ट ऑफ लाइसेंस है आपका, मतलब एक लाइसेंस ले लिया आपने, तो आप इसको लाइसेंस भी कह सकते हो, एक आपका डॉक्यूमेंट भी कह सकते हो, एक लेटर्स भी कह सकते हो। ये आपको समुद्र में अगर सेफ नेविगेशन करनी है, सेफ मूवमेंट करनी है, तो पुर्तगीज से आपको कार्ड्स लेना ही होगा। कार्ड्स का मतलब था कि आपको जो परमिट दिया गया है वो आपकी सुरक्षा की गारंटी है, परंतु उसमें भी एक शर्त है कि आप जो महंगी दवाइयां हैं, काली मिर्च है, अस्त्र शस्त्र हैं, बहुमूल्य धातुएं हैं, यानी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आप व्यापार नहीं कर सकते। मतलब पुर्तगाली 2 चीजें चाहते हैं यहां पे, एक तो समुद्र में व्यापार में मोनोपोली बनी रहे, और एक इसके माध्यम से मोनोपोली के साथ साथ आपको अधिकतम जो रेवेन्यू है वो भी कस्टम हाउस की तरह प्रॉपर सप्लाई होता रहे। तो उद्देश्य क्या हुए कार्ड्स के, अगर हम इनके एम देखेंगे, उद्देश्य, तो उद्देश्य अगर आप देखेंगे तो पहला, समुद्र में अपनी सोवर्जिनिटी, संप्रभुता का दावा करना। पहला तो कि समुद्र में हमारी संप्रभुता है, उसका दावा हमने ठोक दिया। अगर आप उसका विरोध कर रहे हो
तो आपको वॉर करना होगा हमसे। समुद्र में संप्रभुता का दावा, पहला काम हुआ। दूसरा है आपको रेवेन्यू। रेवेन्यू की जो सप्लाई है कहां पर? कस्टम हाउसेज में। किसके थे कस्टम हाउसेज? स्टेट के। तो जो स्टेट के कस्टम हाउसेज हैं वहां पर रेवेन्यू की आपका स्टेडी सप्लाई, तो स्टेडी सप्लाई ऑफ रेवेन्यू टू कस्टम हाउसेज। तो दूसरा उद्देश्य क्या हुआ? कस्टम हाउस में धन का निरंतर प्रवाह अपने राज्य के पक्ष में, और दूसरा संप्रभुता का दावा, कहां? समुद्र में। तो दोनों चीजें आपको चाहिए। इसके लिए इन्होंने क्या किया? कार्ड्स को इंट्रोड्यूस कर दिया। मतलब अब आपको इसके उद्देश्य भी समझ में आ गए। अब बेसिकली कार्ड्स, जो आपका एक वर्ड आप यूज करते हैं कि भाई हमने तो आपका कार्ड्स पढ़ लिया और एक उसका मतलब लाइसेंस हो गया मतलब, बट कार्ड्स में भी आप ये देखेंगे ये अकेला नहीं था। कार्ड जो था इट वाज ए वेब ऑफ मैनी आपका स्ट्रिंग्स। कार्ड्स को क्या है? इट वाज ए वेब ऑफ मैनी स्ट्रिंग्स। यानी कि इसमें बहुत सारी चीजें शामिल हैं, बहुत सारे जाल हैं इसमें। उन्हीं जालों में से ये एक है। वेब ऑफ मैनी स्ट्रिंग्स मीन्स आपका बहुत सारे जाल हैं, उनमें से एक आपका कार्ड्स है। तो क्या क्या होते थे इसके अंदर शामिल? या तो इसको यूं कह सकते हो कि कार्ड्स इट वाज ए सेट ऑफ रूल्स। तो इसमें बहुत सारे सेट थे, रूल्स के, कानून के सेट थे, बहुत सारे नियम कायदे कानून थे। मतलब आपका इसको यूं भी कह लीजिए वेब ऑफ मैनी स्ट्रिंग्स या सेट ऑफ मैनी रूल्स। अब क्या क्या शामिल था? पहला, कार्ड्स। नंबर 1 कार्ड्स शामिल था। नंबर 2 अवफंडेगा। अवफंडेगा वैसे तो ALFANDEGA है, बट आप उसको अगर पढ़ेंगे तो वो बेसिकली अवफंडेगा बोला जाएगा। तो अवफंडेगा में क्या था? इसका मतलब क्या होता है पुर्तगीज में? तो अवफंडेगा है, इंग्लिश में उसको क्या कहेंगे हम फिर? कस्टम हाउस। अभी मैंने आपको बताया था कि कस्टम हाउस की तरफ रेवेन्यू की स्टेडी सप्लाई कौन कर रहा है? कार्ड्स के माध्यम से कर रहे हैं वो, उनका उद्देश्य बताया था ना मैंने आपको। दूसरा आप देखिएगा इसमें और क्या शामिल था। तीसरे नंबर पे आप देखेंगे तो था अरमेडा। तीसरे नंबर पे इसी के अंदर शामिल है अरमेडा। और चौथा इसी में शामिल है आपका 4th नंबर पर काफिला। काफिला का मतलब आपका कारवां। तो ये कारवां है, ग्रुप है, ग्रुप ऑफ मैनी शिप्स। तो इसमें कारवां भी शामिल है। नंबर 5 इसी में एक चीज और शामिल है, फोर्ट, जो इनकी सुरक्षा, व्यापार, इनका मेन आधार था। जब मैं आपको बता रहा था पिछली क्लास में कि अल्बुकर्क जो है आपका समस्त पूर्वी जगत पर अपना वाणिज्यिक प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है, तो उसके लिए उसने एक बात कही थी कि हमें अपने किले बनाने होंगे, और उसी पर्पज से वो गोवा को अपने आधिपत्य में कर लेता है। तो यानी कि ये उनका उद्देश्य शुरू से ही रहा है। तीसरा है आपका ट्रेडिंग पोस्ट। ट्रेडिंग पोस्ट आपका, इसको हम जो पुर्तगीज भाषा है इसको फेटोरिया,
फेटोरिया बोलेंगे। बेसिकली ये है ट्रेडिंग पोस्ट, जो व्यापारिक चौकियां होती हैं, हर देश की जान होती हैं, वहां से बहुत सारी चुंगी आती है। क्या आता है? चुंगी आती है। तो ये क्या थे? बेसिकली एक सेट ऑफ जो रूल्स था कार्ड्स में, उसके अंदर ये चीजें इंक्लूड थी। अभी तक आपने पढ़ा होगा कार्ड्स को केवल परमिट, और टीचर आगे बढ़ जाता था, क्योंकि टीचर रिसर्च करता ही नहीं था। उसने जो किताब में पढ़ लिया वही उसके लिए सत्य वचन है। तो जब वही उसको सत्य वचन मानेगा तो आपको कैसे पढ़ाएगा आगे? तो एकदम नया है, आपको पहली बार मिलेगा कि भाई कार्ड्स क्या होता था। अब जो कार्ड्स है, ये तो मैंने समझा दिया आपको कार्ड्स का सिस्टम। तो अब आपको एक चीज और देखने को मिलेगी। जो कार्ड्स है उसके पीछे जो फोर्स होती थी, जो बल होता था, उसको इंप्लीमेंट भी तो करवाना है ना। उसके जो पीछे बल है, कार्ड्स के पीछे किसका बल होता था? अरमेडा का। कार्ड्स के पीछे आपको अरमेडा का बल क्यों मिला? अभी अभी मैंने बताया था भाई कि सैन्य आवश्यकताओं के लिए अरमेडा की नियुक्ति होती थी। अगर कोई भी आपका कार्ड्स की अवहेलना करेगा, इन सेट ऑफ रूल्स की अवहेलना करेगा, इस डॉक्यूमेंट की अवहेलना करेगा, इस लेटर की अवहेलना करेगा, तो उसको किसी न किसी प्रकार की शक्ति का भय तो होना चाहिए। अगर कोई शक्ति का डर ही नहीं होगा, भय ही नहीं होगा, तो फिर आप ये समझिए कि भाई वो क्यों आपकी शर्तों को मानेगा। तो इसलिए उसने क्या किया? कार्ड्स के पीछे अरमेडा की शक्ति लगा दी कि आपको इसको हर हाल में इंप्लीमेंट करवाना ही करवाना है। ठीक है। अब एक बात और देखिए, मतलब कमाल की बात देखिए। इसी कार्ड्स को अपने समय के, और हम जिसको महान कहते हैं, अकबर महान, अकबर द ग्रेट, वो स्थल पर बहुत मजबूत शासक हैं। दक्षिण भारत तक विजय करने की कोशिश की और थोड़े बहुत कामयाब भी हुए। बट 1571 में जब गुजरात विजय की बात आती है, तो अकबर जब पहली बार वहां समुद्र देखता है गुजरात विजय के दौरान, तो अकबर जो है पुर्तगालियों से कार्ड्स यानी कि परमिट लेने को बाध्य हो जाता है। कहां तो पुर्तगीज थोड़े से, और कहां आपका मुगल सेना, और वो भी अकबर महान की, उन थोड़े से के आगे नतमस्तक हो जाती है। इसका मतलब क्या था कि मुगल काल में नौसेना जो शक्ति थी, नौसैनिक जो शक्ति थी, उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। हालांकि औरंगजेब के समय कुछ दिखता है हमें, बट ऐसा ध्यान जो कि पुर्तगीज का था, वैसा ध्यान नहीं दिया। समझ में आ गया? तो नौसेना की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। तो अकबर जो है आपका, मक्का जाने वाले यात्रियों को, मक्का क्यों जाते थे? हज के लिए। तो उनको आपका कहा कि साल में एक शिप जाएगा हमारा, आप उसको परमिट देंगे। हालांकि वो फ्री में दिया गया उनको, उनसे कोई पास नहीं लिया, पैसा नहीं लिया, बट सिंबॉलिक रूप से ये अकबर द ग्रेट की हार थी। और उसके बाद भी आपका मुगलों ने नौसेना की तरफ ध्यान नहीं दिया। समझ में आ गया? इसी को थोड़ा सा और आगे चलिए। 1615 जहांगीर पुर्तगीज से संधि करते हैं। और साफ स्पष्ट तौर पर संधि में यह होता है कि भाई देखिए, मक्का तो जा ही रहे हैं हमारे यात्री जो हज के लिए जा रहे हैं पवित्र, परंतु उसके साथ साथ जब हम व्यापार करेंगे तो एक दूसरे के जो बंदरगाह हैं
उनका प्रयोग करेंगे। पर कैसे करेंगे? जो ट्रेड होगा बंदरगाह से एक दूसरे का, वो मुक्त व्यापार होगा, फ्री ट्रेड होगा। कोई भी आपको ड्यूटी नहीं लेनी होगी एक दूसरे के बंदरगाह से। परंतु जब समुद्र में व्यापार होगा, वो आवाजाही होगी, आयात निर्यात होगा, उस पर पुर्तगाली क्या करेंगे? जो वाणिज्यिक जहाज हैं आपके, कमर्शियल जो आपका शिप्स हैं, उनसे ये कार्ड्स लेंगे, यानी कि उनसे वो पैसे लेंगे। वो परमिट लेना होगा आपको पैसों में, नहीं तो आपके व्यापार को लूट लिया जाएगा। आपका औरंगजेब जहांगीर भी मजबूर हैं, फिर शाहजहां भी करते हैं, यानी कि आप ये चीजें लगातार चलती हैं। समझ में आ गया? अब दूसरा देखिए, जो कार्ड सिस्टम है, कार्ड्स व्यवस्था में क्या क्या शामिल था कि क्या क्या व्यापार आप नहीं कर सकते हैं, लिख लीजिए। जैसे मसाले, दवा, रंग जैसे नील, जिसको लेके बाद में आपका अंग्रेजों के समय तक आपका ये चलता रहा, नील आंदोलन भी हुआ। तांबा, चांदी, सोना, चांदी, सोना, अस्त्र शस्त्र, इनका व्यापार आप नहीं कर सकते हो, बिल्कुल मनाही थी इसके ऊपर। नेचुरल सी बात है कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये इनके ऊपर क्या था, इन सब के ऊपर पुर्तगाली एकाधिकार था, मोनोपोली थी। पुर्तगीज मोनोपोली थी इस ट्रेड के ऊपर कि ये हम ही करेंगे, यानी कि अधिकतम लाभ का सौदा हम ही करेंगे, और आप जो छोटा मोटा व्यापार करेंगे हम उससे बेनिफिट लेंगे। आप हमारी सोर्जिनिटी मांगेंगे, मानेंगे। समझ में आ गया? तो अब जो कार्ड सिस्टम था, इसका सबसे बड़ा बुरा प्रभाव क्या हुआ? इसका सबसे बड़ा बुरा प्रभाव ये हुआ, पहला तो इसमें भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा था। जो पुर्तगाली अधिकारी थे वो अवैध कार्ड्स बेच देते थे। जैसे बाद में दस्तक का दुरुपयोग हुआ अंग्रेजों द्वारा, जो फर्रुख सीर द्वारा 1717 में अंग्रेजों को दस्तक सिस्टम दिया गया था, उसका अवैध प्रयोग किया गया। पुर्तगीज जो है आपका किसके द्वारा, अंग्रेज जो है आपका अधिकारियों द्वारा। तो इसी तरह से आपका किसका अवैध दुरुपयोग किया गया? किसका दुरुपयोग हुआ भाई? ये कार्ड सिस्टम का। तो दस्तक का दुरुपयोग आगे चल के देखते हैं। आज हम भ्रष्टाचार देख रहे हैं किसके ऊपर? कार्ड सिस्टम में, कि अधिकारी गलत मनसा से इसको दे रहे हैं। क्लियर? दूसरा आप देखिए, मतलब भ्रष्टाचार है। दूसरा एक चीज और भी हुई, जो कार्ड्स दिया गया इससे व्यापार में इन पे मोनोपोली हो गई। तो जो भारतीय व्यापारी थे जो इससे महरूम हो गए, उन्होंने क्या किया? इनको स्थल पर विस्तार नहीं करने दिया, राजाओं से इनके ऊपर लगातार अटैक करवाते रहे, राजाओं से इनके ऊपर लगातार अटैक करवाते रहे, क्योंकि उनके लाभ में कमी आ रही है। क्लियर हो रही है मेरी बात? तो ये इनके लिए बाद में मुसीबत बन गया। हालांकि इसी से मोनोपोली स्टार्ट हुई और बाद में इनके लिए मुसीबत भी बना कि इंटरनल ये विस्तार नहीं कर पाए और भ्रष्टाचार का शिकार होगी व्यवस्था। अब हम देखते हैं कि जब पुर्तगाली हैं, इनके साथ साथ आपका डच भी आ जाते हैं और डचों की इनकी प्रतिनिधित्व आरंभ हो जाती है, और डच इनको लगातार व्यापार से बाहर कर रहे हैं, और 1600 में अंग्रेज भी आ जाते हैं। अब अंग्रेज, डच और पुर्तगीज, ये त्रिकोणीय संघर्ष हो गया। अब इसमें डच कमजोर पड़ गए क्योंकि संख्या में थोड़े थे, धार्मिक रूप से बहुत कट्टर थे, और तीसरा कार्ड सिस्टम के कारण उनकी आपका यहां से क्या हो रहा था, परेशानियां क्रिएट हो रही थी, उनका विरोध बहुत तेजी से हो रहा था। तो ऐसे समय में पुर्तगालियों ने
1661 में क्या किया, आपका बंबई को जो किंग्स थे चार्ल्स सेकंड, उसको दहेज में सौंप दिया। जो बंबई है चार्ल्स सेकंड को दिया। चार्ल्स सेकंड को सौंपा दहेज के तौर पर, और चार्ल्स सेकंड ने बाद में 1668 में उसको ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया 10 पाउंड पर। ठीक है, बट इसी समय पुर्तगीज ने जब ये सौंपा जा रहा था बंबई, तो चार्ल्स सेकंड से एक संधि की। क्या संधि की, यानी कि ब्रिटिशर से एक संधि की, व्हाइट होल की संधि। व्हाइट होल की जो संधि करते हैं, व्हाइट होल की संधि करते हैं, और उस व्हाइट होल की संधि में आपका क्या होता है, क्या रहता है व्हाइट होल की संधि में, वो एक तो अपने ठिकानों की, जो पुर्तगीज के ठिकाने हैं भारत में, बस्तियां हैं, उनकी सुरक्षा चाहते हैं, पहला काम। दूसरा, वो डचों के विरुद्ध अंग्रेजों की आक्रामक रणनीति का समर्थन भी करते हैं। तो क्या क्या हुआ, पहला, स्वयं की सुरक्षा की गारंटी मांगी, किससे, अंग्रेजों से। और दूसरा क्या किया, दूसरा किया ये कि डचों के विरुद्ध आक्रामक रणनीति, के विरुद्ध आक्रामकता किससे मांगी, ब्रिटिशर्स से। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने, यानी कि अंग्रेजों ने भारत में किसकी रक्षा की, किसकी की, पुर्तगीज की। और आप देखेंगे कि भारत में पुर्तगीज का और इनका इसके बाद कोई संघर्ष नजर नहीं आता। डचों से आता है, फ्रेंच से आता है अंग्रेजों का, पर कहीं पुर्तगीज संघर्ष नजर नहीं आया। उसका कारण व्हाइट होल की संधि थी। तो इनकी देन क्या रही, क्या इनकी मुख्य देन थी, पुर्तगीज की जो है देन जो है आपका क्या थी। तो अगर आप देन देखेंगे तो आपको क्या नजर आएंगी इनकी देन। तो सबसे पहले मक्का, आलू, अनानास, क्या क्या था, मक्का, आलू, अनानास, ठीक है, तंबाकू, ये सब इनकी देन थी। प्रिंटिंग प्रेस, क्योंकि गोवा में जो पुस्तक मिली है आपका, जो जड़ी बूटियों से संबंधित है, वो गोवा में ही मिली पहली आपका प्रिंटिंग पुस्तक। तो वो गोवा में पुर्तगालियों के प्रभाव के कारण, तो ये इनकी देन थी। हालांकि बाद में इन्होंने अपना जो उपनिवेश था वो ब्राजील की तरफ एस्टेब्लिश किया, क्योंकि यहाँ प्रतिद्वंदिता ज़्यादा हो चुकी थी, और दूसरा यहाँ ये अंग्रेजों से संरक्षण भी पा चुके थे, और ये अपना अंग्रेजों के साथ साथ में आपका डच हो या बाकी शक्तियाँ उनसे कमज़ोर भी थे। इसलिए उन्होंने सेफ पैसेज देखा ब्राज़ील, और वहाँ जा कर के जो भारत में मिलता था उसी प्रकार की चीज़ें उनको वहाँ मिलने लग गई, और इस तरह से जो पुर्तगाली थे भारत में उनका समापन होता है। हालांकि इस 61 तक वो बने रहे, 1961 तक, परंतु बहुत छोटे से क्षेत्र पर, लगभग तटीय क्षेत्रों में, और 61 के बाद वो यहाँ से चले गए। ठीक है, धन्यवाद आपको बहुत बहुत, आज आपने क्लास सुनी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।